Hello बच्चों, welcome to the 7th NCERT history video class and today we are starting the third chapter, the Delhi Sultans. Okay, before starting the chapter let's have a recap of the previous one. पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से नए नए किंगडम्स हैं, जो हेडिंग ही थी चैप्टर की, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, एट हाउ द न्यू किंगडम्स वर राइजन, किस तरीके से नए नए किंगडम्स जो हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरियाज़ में जो है वो डेवलप हुए थे. एंड वी सॉ दैट द कावेरी डेल्टा जो है वो सबसे प्रोमिनेंट एरिया जो है वो बन गया था. क्यों? क्योंकि कावेरी नदी के आसपास का जो एरिया है, हम देखते हैं जो भी सिविलाइजेशन डेवलप होता है वो नदियों के आसपास ही होता है. तो कावेरी डेल्टा जो था, लैंड फर्टाइल होने के कारण और वहाँ पर पोर्ट अवेलेबल होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन ईजिली, वाटर ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल होने के कारण, बहुत तरह तरह की सुविधाएं होने के कारण ये जो है प्रोमिनेंट एरिया बन गया था. लार्ज जो है सेंटर बन गया था. लेट मी सेलेक्ट द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लेकिन अब तक भी हमने कहीं पर दिल्ली का जो नाम है वो नहीं सुना. देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एंड इट्स कैपिटल. ठीक है, हमने पालस पढ़ा, हमने चौहान्स पढ़ा, हमने जो ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, साउथ के अंदर हम चोलास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी दिल्ली का नाम जो है हमने नहीं पढ़ा था. क्यों? क्योंकि 12th सेंचुरी, देखिए दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी में जो है ये सामने आया, या इसके बारे में जो है हम कह सकते हैं जिक्र होने लगा. कैसे? क्योंकि जब अलग अलग एरिया से जब यहाँ पर लोग आकर बसने लगे और जो यहाँ पर अपना राज्य फैलाने लगे, तब इन चीज़ों के बारे में पता लगा. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. सबसे पहले जो तोमर राजपूत से उन्होंने यहाँ पर राज किया और इन्हें जो है चौहान्स के द्वारा हराया गया. ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन आ गए? तोमर, फिर आ गए चौहान्स. ठीक है, चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे. इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर. मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. यानी कि जो जैन स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो उस समय में हमें देखने को मिलेगा जब ये तोमर और चौहान राजा यहाँ पर थे. कॉइन्स यहाँ पर बनने लगे और जिन कॉइन्स को दिल्ली वॉल कहा जाता था और बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ ये किए जाते थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. यानी कि जो हमने पढ़ा कि 12th में जो तोमर थे और उसके बाद में जो चौहान्स थे, उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत बनी. ठीक है, कब आई थी ये दिल्ली सल्तनत जो है, ये बनी कब बनी? 13th सेंचुरी के अंदर. तो यहाँ से इसको जो है वो कैपिटल के तौर पर रिकग्निशन मिला. और कैपिटल जो होती है अपने आप में प्रोमिनेंट एरिया अपने आप में ही होता है जो आसपास के एरियाज़ को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले. देखिए आपको पुराना जो मैप है ये दिया गया किस तरीके से फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला और यहाँ पे तुगलकाबाद, आदिलाबाद, सीरी जो है पुराना जो दिल्ली का नाम था, दिल्ली कुन्हा, इन सब का जो यहाँ पे लोकेशन दिखाई गई है. तो ये चीज़ें हमने देखी, ये मैप के थ्रू आप देख सकेंगे. चलिए आगे स्क्रॉल कर लेते हैं इसे. तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको टेबल दी गई है, टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाया गया जो हमने पढ़ा अभी कि जो तोमर थे, तोमर्स के अंदर जो अनंगपाल थे 1130 से 1145, हमने 12th सेंचुरी में हमने पढ़ा था. तो 1130 से 1145 तक जो है तोमर जो अनंगपाल थे इनका राज रहा. प्रोमिनेंट जो थे तोमर्स के अंदर अनंगपाल. इसके बाद चौहान्स की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है 1175 to 1192. इसके बाद जो है तुर्किश जो रूलर आए 1206 से 1290, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, राज़िया सुल्तान या गियासुद्दीन बलबन, ये आए. और इसके बाद में 1290 से 1320 की अगर हम बात करें तो खलजी जो डिनास्टी थी उसका राज रहा यहाँ पर. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ईयर वाइज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको यहाँ पर मेंशन किया है उसका आपको ध्यान रखना है. तो खलजी डिनास्टी है 1290 से 1320 और यहाँ के जो प्रोमिनेंट राजा थे उस समय जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी. इसके बाद जो है तुगलक डिनास्टी आई 1320 से 1414 तक इसका रहा, जिसमें प्रोमिनेंट किंग्स थे गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, इसके बाद जो आई सैयद डिनास्टी 1440 से 1451, जिसमें खिज़र खान जो हैं वो प्रोमिनेंट रहे
और इसके बाद अगर हम देखें तो लोधी डिनास्टी है, जिसे हम बहलूल लोधी, जिसे प्रोमिनेंट किंग थे 1451 से 1526 तक जो है लोधी डिनास्टी का किंगडम यहाँ पर रहा। तो टेबुलर फॉर्म में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर ये आपको बताया गया है बड़े ही ईजी वे से, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बारे में हम देखिए यहाँ पर जो है कि जो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जो हमें पता चलता है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस आप जानते हैं जो शिलालेख हमें मिलते हैं, कॉइन्स हैं या आर्किटेक्चर जो भी प्रोवाइड है, इससे बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख, त्वारीख जिसे प्लूरल में कहा जाता है, रिटन बाय पर्शियन इन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। जो दिल्ली सुल्तान के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे वहाँ पर, उनके दरबार के अंदर जो हिस्टोरियंस होते थे, उनके द्वारा पर्शियन लैंग्वेज में जो भी हिस्ट्रीज लिखी गई हैं, जिन्हें तारीख कहा जाता था या प्लूरल में त्वारीख कहा जाता था, उनसे हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। तो ये तो सोर्स हमें पता लग गया कि किस सोर्स से हमें पता चला है। तो यहाँ पर एक और जिक्र किया गया आपके लिए, सर्कल ऑफ जस्टिस बॉक्स में दिया गया है, इसे हम रीडिंग लगा लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना है आपको। फ़ख्र मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे हमें पता चलता है कि वहाँ का जो राजा का शासन था वो किस तरीके से था, मतलब राजा जो जस्टफुल था या अनजस्ट था, कैसा था। तो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। Salaries come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाई गई है कि एक जो राजा है वो सैनिकों के बिना नहीं हो सकता। सैनिकों का राजा होगा क्योंकि एक राजा है, उसे अपने गवर्न करने के लिए आर्मी की, सेना की ज़रूरत है, और सेना को क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। अब सैलरी कहाँ से आएगी, रिवेन्यू से आएगी। वो रिवेन्यू कहाँ से आएगा, उस समय इंडस्ट्रीज तो नहीं थी, खेती बाड़ी ही होती थी, तो किसानों से लिया जाएगा। अब किसान वो रिवेन्यू कब दे पाएंगे, जब वो फ्लरिश होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, खुश होंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी। और वो कब अच्छी होगी, जब वहाँ का राजा जस्टफुल होगा, जस्टिस करेगा सबके साथ में, ऑनेस्ट गवर्नेंस करेगा, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा, तभी वो सब प्रॉपरली मेंटेन हो पाएगा। तो सब चीज़ें क्या हैं आपस में, किस पर डिपेंड कर रही हैं, राजा के ऊपर, कि जो जैसा शासन होगा वैसे ही प्रजा होगी। ठीक है, तो कहीं के भी शासन व्यवस्था को देखकर उस एरिया के बारे में हम बता सकते हैं। चलिए, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज़, मेनली दिल्ली, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो अब ये जो तारीख और त्वारीख की हम बात कर रहे हैं, जो ऑथर्स थे वो मेनली कहाँ रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, शहरों में रहते थे, ना कि गाँवों में। ठीक है, तो वो जो कुछ भी लिखते थे, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। तो वो राजा की खुश करने के लिए, ताकि राजा खुश होगा, उनको रिवार्ड्स देगा, तो इसलिए वो राजा को खुश करने के लिए ही वो लिखा करते थे, राजा की तारीफों में ही लिखा करते थे। These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared by everybody. और ये जो एडवाइज होते थे रूलर्स होते, जो ऑथर्स होते थे, ये इन राजाओं को सजेस्ट करते थे बर्थ राइट के बारे में या जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में। ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रमोट करते थे, यानी कि जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनना चाहिए क्योंकि राजा के गुण उसके अंदर आएंगे, तो बर्थ राइट की बात की जाती थी। या जेंडर डिस्टिंक्शन की हम बात करें कि जो गर्ल चाइल्ड है या राजकुमारियाँ हैं वो राजा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जो राजकुमारियाँ हैं वो इस लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो ऑथर होते थे उस समय वो उनके दिमाग में भर दिया करते थे। तो यहीं पर एक एग्जांपल दिया गया, देखिए इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर राजिया, बहुत फेमस रही हैं राजिया सुल्तान, तो ये रही हैं द क्रॉनिकलर ऑफ द एज। उस समय के जो क्रॉनिकलर थे, यानी कि जिन्होंने ये क्रोनोलॉजी मतलब टाइम टू टाइम जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई, इस राजा के बाद ये राजा रहा, फिर ये राजा बना, तो वो कौन थे, मिनहाज सिराज नाम के जो क्रॉनिकलर थे। उन्होंने लिखा कि जो राजिया सुल्तान थी वो बहुत एबल थी, बहुत योग्य थी, क्वालिफाइड थी, बहुत ज़्यादा योग्य थी अपने भाइयों से, लेकिन फिर भी उनको एक शासक यानी कि एक रानी का शासक होना वहाँ के लोगों को बिल्कुल गवारा नहीं था, क्योंकि ये जेंडर डिस्टिंक्शन हमने पढ़ा है ना कि पहले से ही लोगों के दिमाग में जो है राजा के दिमाग में भर दिया जाता था। तो उनके जो राजा थे या ये जो मिनहाज सिराज था, ये खुद अपने आप में बताता है कि वो कंफर्टेबल नहीं था कि एक रानी जो है वो शासक बने,
शासक मतलब जो सब एरिया को कंट्रोल करे। नॉर वर द नॉबल्स हैप्पी, यानी कि जो दरबार के लोग थे, शाही लोग थे, वो भी खुश नहीं थे कि वो इंडिपेंडेंटली राजा की तरह, एक शासक की तरह शासन करे। और उन्हीं के षड्यंत्रों के चलते 1240 1240 में इनको थ्रोन से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये बताया गया कि किस तरीके से जेंडर डिस्टिंक्शन वहाँ पर था। क्लियर। चलिए, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि मिन्हाज-ए-सिराज जो थे ये क्या सोचते थे राजिया के बारे में। अभी इन्होंने वहीं पर लिखा कि वो ज़्यादा एबल थी, क्वालिफाइड थी, लेकिन फिर भी जो वो जेंडर डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं कि क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। इन्होंने तो भगवान को ही शामिल कर लिया कि भगवान ने ही ये शुरू से बना के दिया है कि राजा कौन होगा, राजा जो है जेंट्स होगा, शासक कौन होगा, राजा ही होगा, वो रानी नहीं हो सकती। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन, यानी कि शुरुआत से ही ये जो जेंडर डिफरेंस जो वो चला आ रहा है। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, यानी कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, वो कहीं से भी एक मैन से, एक आदमी से कम नहीं थी। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सेलेंट क्वालिटीज, तो ये क्वालिटीज़ उन्हें कहाँ से मिली, यानी कि भगवान ने उन्हें एक लेडी बनाया था लेकिन उन्हें गुणों में एक आदमी से बहुत बेहतर बनाया, तो ऐसा कैसे हो गया, वो ये कहना चाह रहे हैं। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस कॉइन्स राजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, यानी कि उन्होंने अपने आप को कभी शासक के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं किया, हमेशा अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी के तौर पर इन्होंने अपने आप को हर जगह रिप्रेजेंट किया। दिस वाज इन कंट्रास्ट द क्वीन रुद्रमा देवी, यही रुद्रमा देवी जो साउथ की जो है वारंगल एरिया जो है काकतीय डिनास्टी का, आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ का बता रहे हैं कि ये वहाँ की रानी थी ये, लेकिन अपने आप को जो है प्रिटेंड करती थी, जो इनका नाम था इस तरीके से लिखा जाता था कि वो राजा ही है वहाँ की। और इसी तरीके से एक और रानी दीदा रूल्ड इन कश्मीर 1980 से 1003 तक जो इन्होंने रूल किया, उनका जो टाइटल है वो भी जो है दीदी से आया, दीदा हम समझते हैं ना, एल्डर सिस्टर, एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स, यानी कि वो बहुत फेमस रूलर थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीन जो हैं लेडी रूलर्स को हमने देखा और तीनों की ही कंडीशंस हमने देखी कि एक को जो है उनके जो नॉबल्स थे उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया, कॉन्स्पिरेसी के चलाते उनको हटा दिया। वहीं रुद्रमा देवी जो आंध्र प्रदेश की जो रानी हम पढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को प्रिटेंड करती थी ऑफ द काकतीय डिनास्टी ऑफ वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम, उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे उसमें अपना नाम ही इस तरीके से लिखा, रुद्रमा उन्होंने लिखवाया जैसे, तो देवी हटवा दिया कि आगे आने वाली जनरेशन्स जब पढ़ें तो वो समझ ही ना पाए कि एक ये लेडी थी या मतलब रानी थी या राजा था। ठीक है, और वहीं जो दीदा हैं उन्होंने डायरेक्टली ओपनली अपने आप को जो है लोगों के बीच में फेमस किया, यानी कि वो लोगों के अंदर प्रिय थी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग समय पर जो रानियां थी उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको पहले समझाती हूँ। देखिए, जो दिल्ली एम्पायर था, राजा को हमने देखा, राजा को किसकी ज़रूरत थी, सेना की, तो गैरिसन टाउन्स होते थे, यानी कि ये गैरिसन टाउन और इसके आसपास का जो है एक एरिया होता था, और फिर ये होती थी मेन सिटी। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ये बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा का जो कंट्रोल था अभी तक कहाँ था, सिर्फ बाहर वाले एरिया में, अंदरूनी इलाकों में भी नहीं था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी अब कोशिश कर रही थी कि अपना जो एक्सपेंशन है वो मेन एरिया से, बड़े एरिया से बढ़ाकर धीरे धीरे जो अंदरूनी एरियाज़ हैं वहाँ तक भी जो है अपनी सत्ता को फैला सके। ठीक है, तो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, तो गैरिसन टाउन का ही ये वाले, ठीक है, जो सेना का हिस्सा होता है, गैरिसन टाउन होते हैं जो आर्मीज़ होती हैं, आर्मी जहाँ पर रहती है वो, ठीक है, वहीं पर उनको जो है सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons, यानी कि जो garrisons थे इनसे बाहर इनका कंट्रोल नहीं था। ठीक है, और इसके आसपास की जो हिंटरलैंड, यानी कि जो मीडिएटर अभी मैंने आपको शब्द यूज़ किया था उसे आप एग्जैक्टली क्या कहेंगे, हिंटरलैंड। ठीक है, तो सीमावर्ती जो इलाके आप कह सकते हैं, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर,
तो जो सुल्तान थे, सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड, इस हिंटरलैंड को जो सुल्तान थे वो बहुत कम कंट्रोल करते थे, सिर्फ इस जो गैरिसन एरिया है यहीं तक का इनका कामकाज रहता था। द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर दी सप्लाईज। जो सिटीज़ यानी कि जो हिंटरलैंड है इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पे सारा आना जाना और जो है वो कामकाज होता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब जब हम मैप में देखते हैं तो जो गैरिसन टाउन था दिल्ली का, यानी कि दिल्ली पर जब कंट्रोल हुआ तो कहाँ था, ये बंगाल के अंदर या सिंध एरिया की अगर हम देखें तो बहुत दूर पड़ता था और उसको कंट्रोल करना वो बहुत मुश्किल होता था। तो वहाँ गैरिसन टाउन के अंदर जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो क्या करते थे, रिबेल कर देते थे, वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स, तो उनके साथ जो है कम्युनिकेशन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था। Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness। और साथ ही साथ जो है जो दूसरी डिनास्टीज़ हैं उनके भी आक्रमण होते रहते थे, इन्वेजन होता रहता था। जैसे मंगोल जो है उनके आक्रमण बहुत हुए दिल्ली के ऊपर अफगानिस्तान से, तो वो क्या करते थे, राजाओं की इस कमी को, क्योंकि गैरिसन टाउन तो दूर है, जब आक्रमण होगा तो इनको यहाँ तक पहुँचने में, नहीं ये गैरिसन टाउन है, राजा यहाँ पर बैठा है, इन्होंने यहाँ से अटैक कर दिया अफगानिस्तान ने, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि बीच की जो एरियाज़ है कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती थी, कई बार रिबेली हो जाता था, तो इनको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता था। इतने में यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से ये माना गया कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, हमें इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, यानी कि कंसोलिडेट किया जाए, इन जगहों को आपस में मिला दिया जाए, ताकि जो गैरिसन टाउन्स हैं वो आसपास ही रहे, उनको कंट्रोल करना इजी हो जाए, और जब आर्मी की ज़रूरत हो किसी इन्वेडर से प्रोटेक्शन के लिए तो वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन के समय में ये कंसोलिडेशन, यानी कि जो गैरिसन टाउन का, यानी कि जो बाहर के इलाके और अंदरूनी इलाकों को मिलाने का जो काम है वो गियासुद्दीन बलबन, और आगे हम देखें तो अलाउद्दीन खलजी के समय, फिर मोहम्मद तुगलक के समय तक चला। ठीक है, इतना आपको आया समझ में? चलिए, The first set of campaigns along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town। यानी कि जैसे आपको ने बताया था कि ये क्या है, garrison towns हैं, और ये क्या है, hinterland, जहाँ से इनके साथ एक्सचेंजिंग चल रही है। तो इन्होंने इनको आपस में मिलाने का सोचा, ठीक है, इनको दोनों को कंसोलिडेट किया। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स forests were cleared in Ganga, Yamuna, Doab and hunter gatherers and pastoralists expelled from their habitat। तो अब इस एरिया में ऐसा तो नहीं है बस ऐसे एरिया बना हुआ है साफ़ सुथरा सा एरिया, यहाँ पे जंगल, घने जंगल होते थे, तो इन जंगलों को क्या किया गया, साफ़ किया गया। अब जब जंगल साफ़ हुए तो जंगलों के अंदर जो कम्युनिटीज़ रह रही थी उनको बाहर वहाँ से निकाला गया, जो चरवाहे थे या हंटर थे, गैदरर्स थे, इन सबको यहाँ से बाहर खदेड़ दिया गया। ठीक है, और यहीं जो ये जो ज़मीन थी, जो दूसरे किसान हैं उन सबको यहाँ पर ये ज़मीनें दे दी गई। जब ये जंगल साफ कर दिए गए, इस ज़मीन का क्या किया गया, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड। ठीक है, यहाँ किसानों को दी गई और एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। न्यू फोर्ट्रेस यानी कि जो नई सीमा बंदी थी, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स फॉर एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। अब जो नई किलाबंदी की गई, नए गैरिसन टाउन्स बने, और जो पूरा जो नया एरिया डेवलप हुआ था, ट्रेड रूट्स वहाँ पर बनाए गए और उन ट्रेड रूट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया आर्मी के थ्रू, सैनिकों के थ्रू, और रीजनल जो ट्रेड था उसको प्रमोट किया गया। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट एक्सपेंशन, यानी कि पहला जी कोशिश की गई, यानी कि जो गैरिसन लैंड थी, हिंटरलैंड थी, उनको मिला दिया गया और जंगलों को साफ कर दिया गया और वहाँ पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। ठीक है, अब जो हम बात करें, जो दूसरा एक्सपेंशन है वो किसका हुआ, एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का, यानी कि अंदरूनी हिस्से तो इन्होंने मिला लिए, अब बाहर के इलाकों को, यानी कि आसपास का जो एरिया है, इसको यहाँ पर मिलाएं, इसको यहाँ पर मिलाएं। ठीक है, The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji। ठीक है, यानी कि अब अपना एक्सपेंशन किया गया, अपनी पावर को, यानी कि अपने एरिया को बढ़ाना शुरू किया। क्लियर, तो ये कब हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
and culminated with Muhammad Tughlaq तक ये चला. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses and slaves and carried away precious metals. तो जो मोहम्मद तुगलक के समय जब ये चरम पर था अपनी, उस समय जो सल्तनत की आर्मीज़ होती थी, हाथी घोड़े गुलाम जो हैं, या उस एरिया के जो भी सोना चांदी जो भी कीमती सामान होता था, उस पर सब पर अपना कब्जा करती चली जाती थी. तो भाई जो एरिया उनके कंट्रोल में आएगा उसकी सारी प्रॉपर्टी तो इनके कंट्रोल में आएगी ही, है ना. तो इस तरीके से जो है ये अपना एक्सपेंशन करते चले गए. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. शुरुआत में यानी कि जब हम्बल बिगनिंग थी मोहम्मद तुगलक के समय 150 सालों तक धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, लेकिन आगे जो है इन्होंने क्या किया, उस समय तक जो दिल्ली सल्तनत थी, इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से को जो है वो कवर कर लिया था, अपने एरिया में कवर कर लिया था. देखिए मैप में अभी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो कैसे जो दिल्ली सल्तनत है बढ़ती चली जा रही है ना. ये देखो, ये दिखाया आपको 1299 में गुजरात पर. इधर हम देखें, इधर आप देखें ये दिल्ली, मांडू, रणथंबोर, इधर आपका चला गया वारंगल, यहाँ पर एक कारा, इधर देवगिरी, यहाँ तक कि साउथ में भी जो है ये अपनी कैंपेन्स जो हैं चला रहे हैं. क्लियर. तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें अपना एक्सपेंशन जो है ये लोग करते चले गए. चलिए, तो द सल्तनत, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. आसपास के एरिया को अपने कब्जे में लेते चले गए. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. यानी कि अब जो भी एरिया इनके कंट्रोल में आ जाता था, जिस पर इनका अधिकार हो जाता था, वहाँ से ही क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे और साथ ही साथ वहाँ अपने अकॉर्डिंग शासन चलाते थे. बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी. यानी कि इतने बड़े एरिया पर वास्तव में कितना कामयाब था, यानी कि जो ये टैक्सेशन था इनका सिस्टम, या जो इनका रूलिंग सिस्टम था, जस्टिस सिस्टम था, वो कितना कामयाब था इतने बड़े एरिया पर, ये हमें देखना होगा. देखिए जैसे यहाँ पर आपको ये मस्जिद का दिखाया है कि आपने देखा है, पढ़ा है पहले भी, कि जो भी राजा होते थे जब भी किसी नए एरिया पर अटैक करते थे तो अपनी प्रोमिनेंस शो करने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए वो क्या करते थे, वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, इमारतें बनवाते थे. तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, यहाँ पे मीनार है, बिल बनाई गई है यहाँ पर ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द 12th century. दिस वॉज द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स. ठीक है, डिस्क्राइब इन क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ए खुना, जो पुराने दिल्ली शहर है. द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इसको और ज़्यादा जो एक्सपेंड किया गया. शुरुआत तो कब की गई थी, ये देखिए यहाँ पर दिल्ली सुल्तान के द्वारा 12th century में, लेकिन आगे इल्तुतमिश के द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसको आगे एक्सपेंड किया गया, आगे इसमें काम करवाया गया. द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश. जो मीनार बनवाई गई है ये इन दो शासकों के द्वारा बनाई गई. अब यहीं पर आप मस्जिद का देखें, अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोटेस्टेड इन रिवरेंस टू अल्लाह, यानी कि जहाँ मुस्लिम जो लोग हैं अपने अल्लाह की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं. इन ए कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, नाम सुना है आपने. मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, नमाज जिसे आप कहते हैं ना, एक साथ पढ़ते हैं. मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर, इमाम जिसे कहते हैं, यानी कि अपने में से एक सबसे होनहार, सबसे जो काबिल मेल होता है उसको अपना इमाम, अपना मुखिया चुनते हैं फॉर द रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर. ठीक है, ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन, खुतबा जिसे कहते हैं, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स. आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें. ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का. इन इंडिया दिस इज टू दी वेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला, यानी कि जो डायरेक्शन ये लेते हैं इसको किबला कर देते. देखिए यहाँ पे आपने 3 टर्म देखे, किबला, खुतबा, इमाम. क्लियर. तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. इसी के साथ यहाँ पर एक और आपको ये जो है इमेज दी गई है, बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक. ठीक है, ये देखिए जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होते हैं. मोहम्मद तुगलक ने बनवाई थी. वॉज द मेन मॉस्क्यू, मोहम्मद तुगलक के शासन में बनी थी. मेन मॉस्क्यू ऑफ जहाँपना, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली. ये आगे हम मैप में देखेंगे. चलिए, तो ये फिगर्स जो हैं
इनको आपने साथ के साथ देखते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें बनती थी, किस शासक के समय क्या बना था। ये देखिए, द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क्यूज इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, दीज डेमोस्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ठीक है, मॉस्क्यू ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि सब जगह यहाँ इकट्ठा होकर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वहाँ इकट्ठा होकर अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslim came from a variety of backgrounds. अलग अलग जगहों से आए थे मुस्लिम्स, है ना। तो इन इमारतों के थ्रू, इन मॉस्क्यूज़ के थ्रू क्या करता था, ये अपनी यूनिटी को शो करते थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो राजा होता था जब एक नई जगह पर अटैक करता था, उसको अपने कंट्रोल में लेता था, तो अपनी पावर का डेमोस्ट्रेशन करता था, अपने लोगों की, अपने धर्म की, अपने रिचुअल्स को उन लोगों पर इम्पोज करता था। तो ऐसा ही यहाँ पर इन मॉन्यूमेंट्स के द्वारा किया गया। तो देखिए फिर से यहाँ पर दिखाई गई है मोट की मस्जिद, बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी, उनके मंत्री के द्वारा बनाई गई थी। और जमाली कमाली की मस्जिद जो है ये जो 1520 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों मस्जिद आपको दिखाई गई है इमेजेस के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो आज हम यहीं पर रोकते हैं अपने वीडियो को क्योंकि लेंदी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज, और उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से जो भी हमने पढ़ा कि जो भी एरियाज़ हैं वो अपने कंट्रोल में लेते चले जा रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने किस तरीके से किया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एनी हाउ इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू आर फील फ्री टू कीप मी पोस्टेड, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।